आर्थिक दृष्टि से हम इतने मजबूत नहीं थे। मैं 10-10 किलो 15-15 किलो फेंट मोपेड के ऊपर इकट्ठा करके लाता और रोज के 500 रुपए कमाने के जुगाड़ के अंदर रहता। तो हमने कैसे जैसे कोई प्लॉट काटने स्टार्ट किए, तो उसके फिर बाद में हम बिल्डिंग लाइन में भी आए और उसके बाद में ये रिसोर्ट का काम शुरू किया। तो सबसे पहले तो मैंने एक रॉयल हेरिटेज करके रिसोर्ट बनाया था। फिर मेरे ये दिमाग में आया कि क्यों नहीं अपन इसको एक बड़ा डेस्टिनेशन वेडिंग रिसोर्ट का बनावे। वर्तमान में हमारे नाकोड़ा रोड पे जो तकरीबन 17 रिसोर्ट है, वहां पे 400 से 500 शादियां साल की होती है और पूरे हिंदुस्तान के ऐसा कोई शहर नहीं है जो बालोतरा में नहीं है। हिंदुस्तान के अंदर जितने भी रिसोर्ट होते हैं, चेक इन का टाइम होता है 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे। हम कहते हैं आप 8 बजे आओ, 6 बजे आओ, किसी भी समय आओ, चालू। और वो मोदी जी बता रहे थे, आप लोग करोड़ों अरबों रुपए शादियों में जाकर के विदेशों में खर्च करते हो, आपको वर्ल्ड लेवल के डेस्टिनेशन वेडिंग बनाने से। हम क्या मोदी जी बात तो बड़ी मार के की कह रहे हैं। पहले रिसोर्ट के अंदर मेरे करीबन 750 टर्बो मकराना का पत्थर लग रहा है, टोटल कार्विंग में, गड़ई में और सारा पत्थर के अंदर था। हम सारे हेरिटेज बनाना चाहते हैं। राजस्थान में लोग हेरिटेज देखने के लिए आता है, न कि मॉडर्न देखने के लिए आता है। तो एक म्यूजियम की तरह सब दिखाने लगता है। लोग पैसे देकर के यहाँ शादियां देखने के लिए आते हैं। ये तो है। कारण कि जो भारत की शादियों की जो संस्कृति है, जो यहाँ का कल्चर है, वो विदेशों में नहीं है। 50-100 यहाँ पे रिसोर्ट बने, हजारों लोगों को रोजगार मिले। मैं कहता हूँ सुरेंद्र जी, आप जसवाल से इधर आए थे, वापस पलायन करके लोग वहां आएंगे, इतना बिजनेस वहां हो जाएगा। मैं 8वीं तक तो हमारे गांव पाटोदी में पढ़े थे। तो उसके बाद में मैं 9, 10, 11 मेरे मासी है, जो मेरे मासी के लड़के है राजेंद्र जी लुक्कड़, उनके साथ में मेरे 3 साल तक वहाँ मासी के घर रहने का काम पड़ा। फिर उसके बाद में फिर मैं कॉलेज के लिए जोधपुर चला गया। कि आदमी करेगा तो भी मरेगा और नहीं करेगा तो भी मरेगा। जब बढ़ना ही है तो कुछ करके मरो। हमारे जो नई जनरेशन आ रही है, सुबह 11 बजे ऑफिस जाती है, 1 बजे घर आ जाती है, वापिस 4 बजे जाती है। आजकल वो जो फिजिकल वर्क है, जो मेहनत का वर्क है, वो कर नहीं रही है। उससे अपना समाज धीरे धीरे पीछे जा रहा है। जय जिनेन्द्र। शिवांशीमालानी.com के इस पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत। पॉडकास्ट की इस कड़ी में आज हमारे अतिथि है श्री नरेश पाटोदी, एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने बालोतरा की रिसोर्स इंडस्ट्रीज में अपना एक अलग मुकाम हासिल किया है। आइए जानते हैं नरेश पाटोदी की जीवन यात्रा के बारे में, उनकी रिसोर्स यात्रा के बारे में और उनके आने वाले ड्रीम के बारे में। स्वागत एवं अभिनंदन श्री नरेश पाटोदी का। आज बहुत ही बढ़िया लगा कि आपने मेरे को शिवांशीमालानी.com के प्लेटफॉर्म पे निमंत्रण दिया। मुझे यहाँ आकर के बहुत ही खुशी हुई कि आपने मेरे को इस तरह के प्लेटफॉर्म पे आने का पहली बार मौका मिला। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नरेश जी, आज हम आपसे पूरी बातचीत करने वाले हैं आपकी जीवन यात्रा के बारे में, आपकी रिसोर्स यात्रा के बारे में और आने वाले विजन के बारे में। मेरा सबसे पहला आपका सवाल रहेगा, पढ़ाई छोड़ने के बाद में आपका कौन सा पहला व्यवसाय था या सीधा ही रिसोर्स एक व्यवसाय था? मैं इसके बारे में आपसे जानना चाहूंगा। रिसोर्ट इंडस्ट्रीज में तो मैं बहुत बाद में आया। सबसे पहले हमारे कपड़े का काम था और आर्थिक दृष्टि से हम इतने मजबूत नहीं थे। तो मेरी जीवन यात्रा बहुत ही प्रारंभ से बहुत ही छोटे स्तर से शुरू हुई है। मैं 10-10 किलो 15-15 किलो फेंट मोपेड के ऊपर इकट्ठा करके लाता और फिर उसके सेड़े साफ करता और एक गांठ बनाता और रोज के 500 रुपए कमाने के जुगाड़ के अंदर रहता। तो फिर 2 साल तक मेरी यही यात्रा रही। मैं 10 रुपए या 20 रुपए हाथ से लेके भी नहीं देता, मोपेड पे लेके आता। एक पुरानी मोपेड खरीदी थी और उसी पे ला करके ये अपने एक गांठ बनाते, पूरे सेड़े साफ करते और करके एक गांठ तैयार करके बाहर भेजते और देखते भाई 500-700 रुपए अपने रोज के कैसे बन सके। वहीं से अपने कपड़े के काम से अपनी जीवन यात्रा शुरू की थी। फिर धीरे धीरे काम बढ़ता रहा। तो हमने कैसे जैसे कोई प्लॉट काटने स्टार्ट किए। उसके बाद में प्लॉट काटने स्टार्ट किए तो उसके अंदर लगा कि यार ये काम ठीक है। तो उसके फिर बाद में हम बिल्डिंग लाइन में भी आए और उसके बाद में ये रिसोर्ट का काम शुरू किया। उसका मेन रीजन ये था, एक्चुअली में क्या प्रॉब्लम थी, मैं देखता था कि हमारे बालोतरा, बसवंतरा, जसवाल में कोई भी बाहर से जब सगाई पूछता था तो पहले ये पूछता था कि आप शादी कहाँ करो।
तो शादी के लिए तो हमारे यहाँ क्या तो जैन छात्रावास था, क्या महावीर गौशाला थी, वर्तमान थी, तो लोग विचार करता था यार शादी इन स्थानों पे होगी तो बाहर से लोग लड़की देने के लिए सरपंच पूछने पे। सबसे बड़ी विडंबना हमारी यहाँ थी, यदि बाहर से कोई बारात आवे तो हमारे पास में नाकोड़ा सराय या जैन सराय के सिवा कोई साधन ही नहीं था। तो इसलिए हमको ये बड़ी विडंबना थी कि यार अपना इतना बड़ा क्षेत्र है, इतना बड़ा व्यापार है यहाँ पे, और एक बारात ठहरे जितनी भी जगह नहीं है। उसी से मेरे को इसकी प्रेरणा मिली कि क्यों नहीं अपन एक रिसोर्ट मतलब बनाना शुरू करें। यानी बालोतरा के अंदर जब इस चीज की आवश्यकता हुई तब आपके विजन में ही आया। जब आपने ये रिसोर्ट की परिकल्पना की तो आपको किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा? देखो, रिसोर्ट इंडस्ट्रीज मेरे अंदर कल्पना में थी, रिसोर्ट बना हुआ है। तो सबसे पहले तो मैंने एक रॉयल हेरिटेज करके रिसोर्ट बनाया था। तो वो रॉयल हेरिटेज रिसोर्ट वहाँ बालोतरा इस तरह पे चल रहा था, जैसे बालोतरा में पहले रॉयल हेरिटेज था और एक इमाडा था, और वहां से शुरुआत हुई तो लोकल के कस्टमर आते थे। फिर मेरे ये दिमाग में आया कि क्यों नहीं अपन इसको एक बड़ा डेस्टिनेशन वेडिंग रिसोर्ट का बना हुआ है। तो मैंने मेरे जो पार्टनर थे उनके सामने एक परिकल्पना रखी कि मैंने कहा अपने को एक रिसोर्ट बनाना है, यहाँ पे 5 रिसोर्ट, उसके अंदर अपने अहमदाबाद से लोग शादियां करने के लिए आएंगे, सूरत से आएंगे, बॉम्बे से आएंगे, जोधपुर से आएंगे, पाली से आएंगे, इस तरह का एक रिसोर्ट बनाना चाहते हैं। एक जमीन लेते हैं और 6-7 रिसोर्ट बनाते हैं। तो पार्टनरों के सामने बात रखी, उन्होंने कहा यार आप पागल जैसी बात करते हो, यहाँ बालोतरा में 48 डिग्री टेम्परेचर पड़ता है, यहाँ लू बजता है, यहाँ आंधियां बजती है, और आप कह रहे हो बॉम्बे से लोग यहाँ शादियां करने के लिए आएंगे, अहमदाबाद से आएंगे, सूरत से आएंगे। फिर बाद में वो फुसफुसा देते हैं कि इसका स्क्रू ढीला हो गया। अच्छा, लोग पागल समझते थे, और मेरे मन में विजन में था कि ये किसी भी तरीके से ऐसी एक इंडस्ट्रीज खड़ी करे। कारण क्या था कि आज से 7-8 साल पहले डेस्टिनेशन वेडिंग मतलब उदयपुर, माउंट आबू 2 करोड़ 3 करोड़ से डेस्टिनेशन वेडिंग शादियां होती। मेरे ये दिमाग में था कि ऐसा एक डेस्टिनेशन वेडिंग बना हुआ है जो हर व्यक्ति समाज का अफोर्ड कर सके। तो हमने एक छोटे से शुरुआत करके आज भी हमारे समझ लो 8 लाख 11 लाख से शुरू होकर के आज 45 लाख तक, जैसे किंग्स अरावली बन गए, ये किंग्स बाग बन गया, कैप्टन बन गया, लाल बाग जैसे हमारा 20 लाख का, तो हर रेंज के रिसोर्ट हमने बनाए। आज आपको कहते हुए बताते हुए मुझे बड़ा हर्ष होता है। वर्तमान में हमारे नाकोड़ा रोड पे जो तकरीबन 17 रिसोर्ट है, वहां पे 700 से 500 शादियां साल की होती है, और पूरे हिंदुस्तान के ऐसा कोई शहर नहीं है जो बालोतरा में नहीं आ रहा। ये मेरे हिसाब से ये इतनी बड़ी संख्या है कि शायद इस क्षेत्र के अलावा पूरे भारत में, मेरे को इतनी जानकारी नहीं है, 600-700 शादियां एक सीजन में होना ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। नहीं, बिल्कुल ये बड़ा है। और आपको जानो, आप जैसे लालबाग में आई हुई है तो वहां पे 4-5 शादियां एक साथ में होती है। तो 2019 में जब हमने ये बन के रहा था तो भारत सरकार की तरफ से मल्टीपल वेडिंग डेस्टिनेशन इन वन लोकेशन का हमारे को अवार्ड भी मिला कि एक साथ में 4-5 शादियां एक ही जगह पे हो सकती है। तो जो सपना हमने देखा था और जो लोगों ने कहा था कि ये पागलपन का काम है, आज वो हकीकत में आपके सामने है। आज सारे ऑल ओवर इंडिया से लोग आते हैं, और सबसे बड़ी बात है लोगों को रोजगार मिल रहा है। ये आपके ट्रांसपोर्ट वाले हो गए, कैटर्स वाले हो गए, टेंट वाले हो गए। मैं आपको एक घटना बताता हूँ, जब हमारे लाल बाग का मुहूर्त हुआ था, ओपनिंग हुआ था, 2-3 शादी हुई थी, तो हमारे अपने पसपदरा के गणपत जी बीड़ी वाले करके, आप जानते होंगे शायद, वो मुहूर्त में आए थे और मेरे को एक बात कही कि नरेश जी आप बहुत ही समाज सेवा का काम कर रहे हैं। उनके साथ हम कौन सा समाज सेवा का काम कर रहे हैं, ये तो हमारा व्यापार है और हम तो बिजनेस कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा आप जो समाज सेवा का काम कर रहे हो वो हम करोड़ों रुपए खर्च करके भी नहीं कर सकते। मैं क्या, मेरे को समझ में नहीं आया कि नरेश जी हम तो पसमंदा में जन्मे हैं, हमारा तो इस जन्मभूमि से लगाव है, हम तो साल में 2-3 बार आते हैं, पर बच्चे हमारे यहाँ नहीं आते कारण वो वही पढ़े। आपने इस तरह के यहाँ इस जगह जो रिसोर्ट बनाए हैं तो साल में लोगों को 10 बार हमारे को यहाँ आना पड़ता है। तो जो वापस हमारे को और हमारे बच्चों को जो जन्मभूमि से जोड़ने का काम किया है वो हम करोड़ों रुपए खर्च करके भी नहीं कर सकते। तो उसके बाद हमको लगा शायद हम व्यापार के साथ साथ समाज में भी कुछ अपना योगदान दे रहे। लोगों को जन्मभूमि से तो जोड़ा ही है, उसके साथ में एक नया विजन दिया है। कारण क्या है, यहाँ पे हमारा केवल टेक्सटाइल का काम था, तो लोगों को एक नया क्षेत्र दिया है कि यहाँ पे एक रिसोर्ट इंडस्ट्रीज भी इतनी डेवलप की, हजारों लोगों को इसमें रोजगार मिल रहा है, इनडायरेक्ट डायरेक्ट इतने लोग इससे जुड़ गए हैं, और आज बड़े बड़े लोगों को ये विजन मिल गया है कि हम भी रिसोर्ट इंडस्ट्री में जाए। तो 1 था 2 तो आज 17 हो गए और 5.5 और बन गए। और मैं आपको बता रहा हूँ आने वाले 10 साल के अंदर 5 साल यहाँ पे 50 रिसोर्ट होंगे। एक बात कहते तो कई लोग मेरे को कहते हैं कि ये नए नए रिसोर्ट खुल रहे हैं, क्या आपको इसमें तकलीफ नहीं आती, कंपटीशन नहीं होता? मैं उनको कहता हूँ जितने ज्यादा रिसोर्ट होंगे ये मार्केट बनेगी। आपको बताता हूँ कोटा में
एजुकेशन का है, क्या पता किसने इंस्टीट्यूट चालू किया था। आज वर्ल्ड में स्टूडेंट वाइज सबसे बड़ा हब कोटा बन गया है। तो मेरा ये सपना है कि ये नाकोड़ा रोड आज वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेस्टिनेशन वेडिंग बने। 50 साल पहले टेक्सटाइल का काम किसने शुरू किया था, आज लोग भूल गए। आज 50 साल से लोगों को टेक्सटाइल का ये बिजनेस मिल रहा है। तो आने वाले समय में हजारों, मतलब 500 सालों, सैकड़ों सालों तक लोगों को इतना बिजनेस मिलेगा, इतना रोजगार मिलेगा। मेरा ये सपना है कि ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री यहाँ पे डेवलप हुआ है। और जब भी ये सुनता हूँ कि नए रिसोर्ट की ओपनिंग होती है, मेरे को खुशी होती है कि ये अपना लगाया हुआ पौधा आज इस स्तर पे पहुंच। बिल्कुल नरेश जी, ये भावना हमने देखी है कि वहां के अंदर रिसोर्स के अंदर जितना सामंजस्य है, जितना एडजस्टमेंट है आप लोगों के बीच में, ये माइंड ब्लोइंग है। एक ही इंडस्ट्री होने के बाद में भी कभी कभी मैं ये सोचता हूँ कि वो बोलते इस डेट में लाल बाग खाली नहीं, तो आप एड्रेस देते वहां जाके भी चेक कर लो, शायद वहां खाली हो या नहीं हो, तो वहां ये इंडस्ट्री में भी इंक्वायरी कर लो। ये बहुत बड़ा एक व्यापार के अंदर एक संदेश भी जा रहा है, सामाजिक संदेश है कि हम प्रतिस्पर्धा के अलावा मिलजुल कर भी व्यापार कर सकते हैं और मिलजुल कर भी सामाजिक संदेश दे सकते हैं। रिसोर्स की बहुत बड़ी संख्या, इतनी सारी शादियां, इतने सारे लोगों का देश भर में आना, इसका राज क्या है? सुरेंद्र जी आपको बताता हूँ, गहराई से देखे जाए तो इसके पीछे एक राज होता है कि कहने को तो सब कहते हैं कि सेटिस्फेक्शन इज अवर मोटो, पर वास्तव में वो प्रैक्टिकल होना चाहिए। मैं आपको बताता हूँ, जब स्टार्टिंग में हमने ये शुरू किया था, हमारे जीएम है दीपक जी बंसाली, जब उनको हमने बताया था कि जो भी कोई शादी बुक करता है और 3 दिन उसकी शादी होती है तो आप भूल जाओ कि इसके ऑनर नरेश जी। यदि सुरेंद्र जी ने बुक कराई है, 3 दिन तक उसके ऑनर सुरेंद्र जी रहेंगे। जैसे सुरेंद्र जी कहे वैसे करना, आपको यही मानना है कि सुरेंद्र जी ऑनर है, उससे हमारे को भूल जाओ। हमारे यहाँ पे किसी चीज का मना नहीं होता है। और जब जाता है आदमी तब ये कहता है कि वास्तव में आपका व्यवहार और आपका स्टाफ किसी चीज की मना नहीं होती है। सबसे बड़ी बात है कि हिंदुस्तान के अंदर जितने भी रिसोर्ट होते हैं उनका चेक इन का टाइम होता है 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे। अब जहां भी शादी होती है गेस्ट तो सुबह 6 बजे, 7 बजे आ जाता है। जो भी ट्रेन है हो, बस हो, कोई भी आ जाता है। और आदमी को 12, 1 बजे तक रूम नहीं मिलता है। हम कहते हैं आप 8 बजे आओ, 6 बजे आओ, किसी भी समय आओ, चालू है। सुरेंद्र जी कह दिया कि यार मेरे तो कुछ गेस्ट रात को आएंगे, 20 रूम पहले चाहिए, ओके। और एक बात और बताता हूँ, हम कोई भी चीज, जैसे आपने एक्स्ट्रा बेड ले लिए, एक्स्ट्रा रूम ले लिए या कुछ भी ले लिया, तो हम आपको बताते हैं ये 20,000 रुपया आपके एक्स्ट्रा हुए, 30,000 रुपया एक्स्ट्रा हुए शादी होने के बाद। आपको बताते हैं पर आपसे पैसा नहीं लेते। कारण क्या है कि आदमी को 20 लाख देने में कोई तकलीफ नहीं होती है। जो पीछे से जो 20,000 रुपए देते हैं उसको लेते हैं कि ये हमारे को डपोल बना के ले रहे हैं। तो एक्चुअल में क्या है कि हम साइकोलॉजी समझते हैं कि आदमी को किसी भी 100% उसको संतुष्ट करो। तो आपके आगे जाके क्या कहोगे कि यार शादी करनी हो तो वहां नरेश जी क्या करे, वहां तो यार अपने घर की बात है, कोई डरने की बात। जब ये सब कह देते हैं ना घर की बात है, तो वहां पे सारी समस्या। जैसे नरेश जी, जैसे आपके यहाँ चेक इन का ऐसा कोई दायरा नहीं कि 10 बजे आओ 11 बजे? चेक इन का ऐसे तो हमारा रहता है 8-9 बजे, पर हमारा मना कोई है नहीं। आपकी गाड़ी 6 बजे आती है, 6 बजे, 5 बजे आ गए, 5 बजे, एक दिन पहले भी आ गए और हमारे यहाँ रूम खाली है। मैंने कहा मना कोई चीज का होने नहीं। ओके, हम देखते हैं कि काफी सारी जैसे रिसोर्ट्स में, हम सूरत भी है, मुंबई भी है, उदयपुर भी है, और कोई भी डेस्टिनेशन हब है, वहां पे एक रूम के अंदर 2 पर्सन रहते हैं। आपके अंदर 2 के अलावा तीसरा आता है या चौथा आता है, ऐसा कुछ है कि एक्स्ट्रा चार्ज लगता है? भाई हमारे यहाँ पे ऐसे जनरल वे में 4 बेड हर जगह लगे रहते हैं, 1 डबल बेड और 2 सिंगल बेड। उसके अलावा भी आपके कोई गेस्ट है और 2 बेड एक्स्ट्रा भी डालते हैं। आपको असुविधा नहीं होनी चाहिए, हमारे को कोई असुविधा नहीं। सर जी, जैसे दूसरी जगह के रिसोर्स और हमारे रिसोर्स के अंदर इवेंट और कैटरिंग की कोई मोनोपोली है या नहीं है? देखो, इवेंट और कैटरिंग की हमारे यहाँ कोई मोनोपोली नहीं है। आप कहीं से कोई भी ला सकते हो। हमारी केवल 2 ही चीज का इशू है, एक तो नॉन वेज और एक ड्रिंक। ये हम किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं करते, चाहे आप करोड़ों रुपए दे दो। बहुत बड़ी बात बोली आप। एक इसके लिए आपको बताता हूँ, एक दिल्ली की अग्रवाल फैमिली थी, उन्होंने मेरे सारे रिसोर्ट बुक करा दिए थे और बेटे ने उनको सारे बुक कर दिए थे। 10 लाख रुपए उसने एडवांस भी ले लिए थे। फिर वो आया, वो पहले की बात है, 3-4 साल पहले की, बेटा नया नया आया था। उसने कहा कि वो क्या था कि एक मेरे को 2 घंटे के लिए कहीं पे काउंटर लगा था। करीबन 80 लाख के अंदर हमने सारे रिसोर्ट बुक किए थे। मैंने उनको कहा कि ये हाथों हाथ रिफंड दे दो, कोई कंडीशन में हम ये चीज अलाउ कर ही नहीं सकते। बाकी सब चीज चलती है, हम पवित्रता को सबसे पहले ध्यान में रखते। बहुत सही बात है। भगवान श्री पार्श्वनाथ जी के सानिध्य के उस क्षेत्र में जहाँ पे ये रिसोर्स है, वो बहुत पवित्र माहौल है, जहाँ पे जब भी हम वहां पे आते हैं तो आपके इस रिसोर्स की जो पवित्रता देख के हम मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। देखो, बालोतरा जसोल वाले हम साथ में रहे हुए, इतना बड़ा
कॉर्पोरेट लेवल का मैनेजमेंट आप कैसे करते आप यदि किसी के ऊपर विश्वास करोगे और पावर दोगे तो वो आपसे कई ज्यादा बेटर काम करेंगे। जैसे हमारे जीएम है दीपक जी बंसाली, लोग सेठ उनको ही समझते हैं कि यही मालिक है, कारण कि उनके पास में इतने पावर दिए जाते हैं। आप जैसे पावर दोगे वो आप बंदा उससे ज्यादा काम करेगा। और सारे मैनेजमेंट विश्वास से, पावर से और व्यवस्थाओं से होते हैं। इसके अंदर हमारे को किसी तरह की कोई दिक्कत महसूस नहीं। नरेश जी, बहुत शानदार लगा कि ये सब झंडी सुन के लालबाग की वगैरह। और मेरे को जहां तक याद है 2020 में जब आप शिवांशीमालानी.com के अंदर लाइव सेशन में जब आए थे, तब आपने एक बात बोली थी, किसी ने कमेंट्स किया था कि आप रिसोर्स इंडस्ट्री चला रहे हैं, इससे समाज को क्या फायदा। तभी आपने एक बहुत बड़ी बात उस समय घोषणा की थी कि हम बहुत जल्द भी एक सामूहिक विवाह का एक कॉन्सेप्ट लेके आ रहे हैं। आज मैं 2025 में बैठा हूं, शायद आप 4 बार समूह विवाह कर चुके हैं। मैं आपसे सुनना चाहूंगा कि इसको आपने कैसे इम्प्लीमेंट किया। सुरेंद्र जी, सामूहिक शादी का जहां तक है, ये एक सामाजिक संरचना का काम है और ये होना चाहिए। हमने, आप जैसे बता रहे हो कि कोविड में आपने हमारे लिया था, हमने उस समय भी बताया था कि मैं एक ये सामूहिक शादियां करना चाहता हूं और मैं इसका शुरुआत मेरे बेटे की शादी से करना चाहता था, और वो उसकी शादी कोविड में हो गई। उस समय अपन इतनी गैदरिंग कर नहीं सकते थे, उस समय हमने वो कर दिया था। मैं कई बार देखता था कि रिसोर्ट इंडस्ट्रीज आ गई और यहाँ पे लाखों रुपए का खर्च हो रहा है। अपने कई भाई लोग हैं, कई बेटे हैं जो सपने में भी नहीं सोच सकते कि हम इस रिसोर्ट के अंदर शादी करेंगे, तो उनके सपनों को कैसे पूरा करें, उसी उद्देश्य को लेकर के एक सामूहिक विवाह की योजना बनाई कि जिसमें एक सामूहिक विवाह करें और उसके अंदर हम एक मिनिमम चार्ज रखा। मिनिमम चार्ज रखने के पीछे ये होता है कि हर व्यक्ति का स्वाभिमान होता है। हम ये कहते हैं कि हम पैसे लेके का विवाह कर रहे हैं और सामने भी वाला भी कहता है कि हम पैसे देके काम करते हैं, ताकि उसके स्वाभिमान को भी कोई ठेस नहीं पहुंचे और ये गति लगातार चलती रहे। इसके लिए हम 4 सामूहिक शादियां की है और एक सुंदरतम व्यवस्था लोगों की नजर से आई है। मैं भी इन शादियों में शरीक हुआ हूं। मैंने जो व्यवस्था देखी है, एकदम शानदार तरीके से सामूहिक विवाह का एक बहुत बड़ा उदाहरण शायद मैंने भारत में पहली बार देखी। सामूहिक शादियां तो हिंदुस्तान में कई जगह पे होती है और कई लोगों में होती है। वो क्या होती है, एक टाइम का खाना हुआ, सवरी हुई और चले गए। डेस्टिनेशन वेडिंग 3 दिन का, जिसमें हल्दी, मेहंदी, ब्राह स्वागत, मायरा स्वागत और टोटल खाना वगैरह टोटल कंप्लीट करके डेस्टिनेशन वेडिंग का जो मॉडल लाया था, वो मेरे हिसाब से पूरे भारतवर्ष या विश्व के अंदर ये पहला मॉडल था। और इसको करने के पीछे एक उद्देश्य था। एक्चुअल में क्या होता है कि आपके पास में कुछ पैसा बढ़ गया है और आपके पास में लोग आपको सब मुजरों से करते हैं। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जिस समाज से आप मुजरा ले रहे हो उसको भी कुछ देने की। देखो परिवार के लिए तो सभी जुटते हैं, समाज के लिए यदि करने की। और मेरी तो दिल से इच्छा है कि जब तक जिंदा रहूंगा ये इस तरह का एक सामाजिक समरसता का काम करता रहूंगा। कितनी शादियां होती है एक सामूहिक विवाह के अंदर, पहले वर्ष कैसे आए, दूसरे वर्ष कैसा है, वो अनुभव भी बताइए, तो इसे उससे मालूम पड़ेगा कि लोगों की इसमें कितनी रुचि है। तो हमने पहले साल जब ये रखा कि हम सामूहिक शादियां करते हैं, तो काफी नेगेटिव आया कि वहां तो क्या देंगे, केवल सड़ा और पूड़ी देंगे, वहां पे तो इतने रूम देंगे, 100 लोगों से ज्यादा मेहमान मिले, तो नेगेटिविटी काफी चली थी। पहली बार में लोगों ने देख लिया और आपकी जो नेगेटिविटी थी उसके सारे जवाब उस सामूहिक शादी से मिल गए। तो उसके बाद तो इतनी शादियां आई, सेकंड बार हमारे को 17-18 शादियां आई थी। और हमारे क्या एक लिमिट है, हम 10 शादियों से ज्यादा उसके अंदर ले नहीं सकते। 20 परिवार 10 जोड़े, कारण कि क्या है सुरेंद्र जी, 20 स्टेज बनाने पड़ते हैं। 10 स्टेज तो उनको इंडिविजुअल देते हैं, उनके हल्दी, मेहंदी, पार्ट के मुहूर्त वगैरह सारे, और 10 स्टेज हम देते हैं संगीत संध्या रिसेप्शन के लिए। और उसके अंदर देखो हम एक चीज का खास तौर से ध्यान रखते हैं, कोई भी व्यक्ति सामाजिक संरचना में यदि इस प्रकार करता है, किसी की मजबूरी भी होती है, किसी का कुछ भी होता है, हमारे ये ध्येय रहता है कि उसके यहाँ शादी में आने वाले गेस्ट को ये पता नहीं लगे कि ये शादी सामूहिक है या इंडिविजुअल। हम कहीं पे अपना नाम, कहीं बैनर, कहीं होल्डिंग, कहीं माइक, कहीं अनाउंस, कुछ नहीं, उसके बेटी के बाप के स्वाभिमान को ये ठेस नहीं पहुंचे और उसके गेस्ट को ये पता भी नहीं लगे कि ये शादी सामूहिक है या इंडिविजुअल है। इस चीज का हम पूरा ध्यान रखते हैं। और व्यवस्था की दृष्टि से आप देखा जाए तो ये 20 स्टेज तो हम बनाते हैं। सुबह के खाने में हम 700 लोगों की सीटिंग देते हैं, शाम के समय भी हम 700 लोगों की सीटिंग देते हैं और करीबन 5 काउंटर लगा। मतलब एक भी व्यक्ति की भीड़ किसी के काउंटर पे लगे नहीं। हम जो शादियां होती है ना, उन शादियों से सबसे ज्यादा ध्यान हम सामूहिक में। अब इसके अंदर क्या है, शादियां तो ज्यादा आ रही थी और हम इससे ज्यादा कर नहीं पाते। आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि अभी हम अगले साल से, जैसे 5म को तो हम कर ही रहे, अब 8म को भी एक शादियां सामूहिक शादी थे, 5म से और 7म 8म नम एक नई परंपरा शुरू होने जा रही है और एक और सामूहिक होने जा रहा है। उसके अंदर हम जो भारतीय जैन संगठन आके
पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र जी लुक्कड़ है, उसके संयोजक में एक 40-45 लोगों का पूरा एक ग्रुप बनाया है। वो ग्रुप बना करके वो सारा वो ग्रुप उस शादी को करेगा। विवाह मोह से ग्रुप बनाया है, उसके अंदर उनको तन मन और धन तीनों का उसमें संयोजन देना है, धन भी देना है, मन भी देना है, और शादी में वहां आकर के उनको 2 दिन तक वहां खड़े रहना है। इस तरह का एक ग्रुप बनाया। उद्देश्य ये है कि लोगों से एक ग्रुप बना करके कि कैसे इस समस्या का समाधान कर सके, कि जो अपने पास में 30-40 परिवार आते हैं उनकी सारी की डिमांड कैसे पूरी करें उसके लिए। और अगले साल से हम 5 और 8 राजेंद्र जी लुक्कड़ के संयोजन में 45 लोग मिल करके एक 8 को भी हम ये सामूहिक शादी करना है। यानी अभी हर साल 10 + 10 20 शादियां सामूहिक में होने बिल्कुल, वाली है बिल्कुल। आपके कंपाउंड के अंदर। बिल्कुल सर। ओके सर, बहुत बड़ा एक संदेश आपकी तरफ से जा रहा है नरेश जी। ये सब सुनने के बाद में नरेश जी, एक इन दिनों बहुत ट्रेंडिंग में है कि हमारे क्षेत्र में, शिवांशी मालानी क्षेत्र के बालोतरा नाकोड़ा रोड पे एक शानदार रिसोर्ट ऐसा बन रहा है, वो इंटरनेशनल लेवल का बन रहा है। ये परिकल्पना कहाँ से आई नरेश जी? तो इसकी परिकल्पना अपने भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी से आई। क्या था कि आज से 1.5 साल पहले मोदी जी उत्तराखंड गए थे और वहां एक कॉर्पोरेट लोगों की एक मीटिंग कर रहे थे, और वो मोदी जी बता रहे थे कि मैं एक बात करता हूं। उन्होंने कहा, आप लोग करोड़ों अरबों रुपए शादियों में जाकर के विदेशों में खर्च करते हो और सारा भारत का रेवेन्यू बाहर जाता है। आपके यहाँ उत्तराखंड में इतने पहाड़ है, इतने हरियाली है, आपको वर्ल्ड लेवल के डेस्टिनेशन वेडिंग बनाने से, जिससे भारत की इकोनॉमिक तो बूस्ट होगी। सबसे बड़ी बात, भारत की संस्कृति को दुनिया जानेगी। और आप कॉर्पोरेट वाले हो, आप ताकतवर हो, आप कर सकते हो, इसके लिए मैं बात कह रहा हूँ। और आप इतना है जो करोड़ों अरबों रुपए जाके शादियों में विदेशों में खर्च करते। मैं घर पे बैठा टीवी पे देख रहा था, मैंने कहा मोदी जी बात तो बड़ी मार्के की कर रहे हैं, अपने यार डेस्टिनेशन वेडिंग का काम है, क्यों नहीं अपन वर्ल्ड लेवल के डेस्टिनेशन वेडिंग बनावे। फिर सोचा यार ये कैसे संभव होगा, उसके लिए तो सैकड़ों बीघा लैंड चाहिएगी, अरबों रुपए का इन्वेस्टमेंट चाहिएगा, वर्ल्ड लेवल के आर्किटेक्ट और इंजीनियर चाहिए, ये तो मुश्किल काम है। फिर सोचा यार मोदी जी ने कहा है तो सोच समझ के कहा है। सुरेंद्र जी, आप मानते नहीं होंगे, मेरे को 7 दिन तक 3-3 बजे तक 7-7 बजे तक नींद ही थे, बस यही बात दिमाग में घूमती रही, यही बात घूमती रही। 7 दिन के बाद में मेरा विजन पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया। सैकड़ों बीघा लैंड हो जाएगी, अरबों रुपए हो जाएंगे, वर्ल्ड लेवल के आर्किटेक्ट और इंजीनियर हो जाएंगे। 7 दिन के बाद में सारी एक रूपरेखा बन गई कि इसमें कितना पैसा लगेगा, कितनी लैंड चाहिएगी, किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। अभी मैंने इस प्रोजेक्ट में अपने शांतिलाल जी बालड़ करके है, जो अपने सेंचुरी उद्योग भारती के हमारे प्रदेश अध्यक्ष भी है, और वो इस जर्नी में मेरे साथ में है, उनका सहयोग मुझे पूरा मिल रहा है। आप मानोगे नहीं, 1 महीने के अंदर 400 बीघा जमीन पूरी एक्वायर कर दी, जो कि सारी एचई की थी। सबके मकान बने हुए थे, किसी की 10 बीघा, किसी की 5 बीघा, किसी के 15 बीघा, किसी का 20 बीघा, पूरा गांव का गांव मकान बने हुए एक्वायर कर दिया। और जो सबसे बड़ी टास्क थी वो मैंने 1 महीने में, उसके बाद इसकी पूरी कार्य योजना बनाई, कार्य योजना बना करके बस इसको काम को चालू भी कर दिया। नवंबर 2026 अगले साल पहली यूनिट की ओपनिंग भी कर दी। यानी अगले सीजन की शादियां उसमें आपके नए वाले रिसोर्स में होने जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल सर, ये 400 बीघा में इतना बड़ा रिसोर्स इंडस्ट्रीज बन रहा है, कोई इसमें विश्व स्तरीय आर्किटेक्ट या इंजीनियर की आप मदद ले रहे हैं कि कैसे इसको पार कर रहे हैं? मैं एक्चुअली मेरे को इस चीज से थोड़ा कम ही है। मैं कभी आर्किटेक्ट इंजीनियर के चक्कर में नहीं पड़ा। एक्चुअली आदमी का विजन होना चाहिए। जो परिकल्पना अपन कर सकते हैं वो आर्किटेक्ट और इंजीनियर की परिकल्पना नहीं होती है। वो पढ़े लिखे लोग हैं, वो अमेरिकन स्टैंडर्ड से चलते हैं, वो यूरोपियन स्टैंडर्ड से चलते हैं। मैं समझता हूँ कि जो अपना स्टैंडर्ड है, जो भारतीय स्टैंडर्ड है, जो राजस्थान का स्टैंडर्ड है, वो सबसे बड़ा। आज जो अपना जो स्टैंडर्ड है, या अपने जो लोगों ने जो किले बना दिए, महल बना दिए, ये बना दिए, इतनी हवेलियां बना दी, 300 साल 500 साल 1000 साल तक कुछ नहीं बिगड़ा है। और आजकल के जो आर्किटेक्ट इंजीनियर बनाते हैं, 40 साल के बाद में किस बिल्डिंग को तोड़नी पड़ेगी, उनकी उम्र 40 साल होती है और अपने आर्किटेक्चरों की उम्र 700 साल होती है। तो मेरे को बताओ, भारत का स्टैंडर्ड अच्छा है, यूरोपियन स्टैंडर्ड अच्छा है, या अमेरिकन स्टैंडर्ड अच्छा है? आपके अंदर जज्बा होना चाहिए। आपको ये जानकारी के लिए बता रहा हूँ कि जो मेरा करीबन टोटल 3000 रिसोर्ट इसमें रूम बनेंगे। 10 तो रिसोर्ट है, 250 रूम के, और 500 रूम की अलग अलग होटल है। और सारा कुछ जो बन रहा है वो मॉडर्न नहीं बन रहा है, 100% हेरिटेज बन रहा है, और सारा कुछ पत्थर में बन रहा है। राजस्थान के जितने पत्थर है, पहले रिसोर्ट के अंदर मेरे करीबन 750 टर्बो मकराना का पत्थर लग रहा है। टोटल कार्विंग में, गवई में, और सारा पत्थर के अंदर काम है। नरेश जी, कृपया थोड़ा सा विस्तार से बताइए कि वो जो अभी लेटेस्ट में जो अपने रिसोर्स है वो अलग कैसे हो?
एक्चुअली क्या है कि जैसे आपको बताया कि ये विजन मोदी जी से है, मैं इसको इंटरनेशनल, पहले हमारे ये थीम थी कि पूरे भारतवर्ष में जितने भी लोग बसे हुए कम से कम शादी के लिए यहाँ पे आवे और वापिस जन्मभूमि से जुड़े। हमारा एक ही मोटो है, मैं सबसे बड़ा मोटो है कि जितने एनआरआई पूरे वर्ल्ड में गए वो क्या है, पैदा वही हो गए, उनके बच्चे वो वही की संस्कृति में पल गए, वो कम से कम शादी के लिए यहाँ पे आवे और भारतीय संस्कृति को वापस जाने। मॉडर्न में तो वो लोग बने हुए, हमें सारे हेरिटेज बनाने से आते हैं। राजस्थान में लोग हेरिटेज देखने के लिए आता है, न कि मॉडर्न देखने के लिए आते हैं। तो अपन जो पुराने महल है, किले है, हवेलियां है, उस तरह से सारा थीम होगी। जैसे हमारा लाल बाग का 2.25 बीघे का सर्किल बना हुआ है, इसके अंदर हम 9 बीघे का पूरा जैसलमेर पत्थर में एक सर्किल दे रहे हैं, जिसके अंदर पूरे एक म्यूजियम दे रहे हैं, जिसके अंदर 20 बाई 60 के 19 म्यूजियम है। उस हर म्यूजियम के ऊपर आपको भारत की संस्कृति, भारत की विरासत, अपनी जो भी राजस्थान की संस्कृति विरासत की सारी धरोहर आपको दिखाई देगी। तो 100 से 53 की पूरी मूर्तियां होगी। आज जैसे तेरापन धर्म संघ है तो भिक्षु स्वामी की एक मूर्ति होगी, ये हमारा तेरापन था, ये हमारे मंदिरमाल की इतिहास था, ये हमारे जैनिज्म का इतिहास, ये हमारे सनातन धर्म का इतिहास, ये हमारे जो शहीद पहुंचे हुए, जैसे हमारे राजस्थान के 40 पत्थर निकल रहे हैं बड़े बड़े, तो 40 पत्थर के 3-3 टन की शिला रख दी, 2 बाई 2 को उसको पॉलिश करके ये यहाँ लक्का रेट निकलता है, या ये धौलपुर का निकलता है, ये मकराना का निकलता है। तो एक यहाँ की जो संस्कृति है, यहाँ की जो विरासत है, यहाँ की जो धरोहर है, कारण कि जो क्लाइंट आ रहे हैं उसको सारी धरोहर, सारी यहाँ कितने शहीद हो गए, यहाँ कितने बड़े बड़े अपने जो सूरवीर हुए हैं, अपने यहाँ के क्या क्या औजार थे, क्या क्या यहाँ का खान पान था, तो एक म्यूजियम की तरह सब दिखाने जा रहे हैं। नरेश जी, जिस हिसाब से आप बता रहे हैं, ये नाकोड़ा रोड आने वाले समय में राजस्थान के मैप के अंदर एक महत्वपूर्ण रोड बनने जा रही है, क्योंकि आपने पूरे राजस्थान की पृष्ठभूमि को, राजस्थान के इतिहास को समेटने का कोशिश किया आपके रिसोर्स में। इसके अंदर हम वो पूरा हेरिटेज तो दिखाएंगे ही, राजस्थान की जितनी संस्कृति है, जितनी धरोहर है, जितना अपना कल्चरल है, जितना अपना जैनिज्म है, सनातन धर्म है, सारा कुछ उस जगह पे अपन दिखाएंगे। कारण कि आने वाले व्यक्ति को रिसोर्ट शादी के साथ साथ में उसको सारी चीजें दिखानी पड़ेगी। एक आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ, जैसे हमारे यहाँ पे सबसे बड़ी पानी की समस्या है, तो पानी की समस्या के लिए आपको बता रहा हूँ, वहां पे हम करीबन 15 करोड़ लीटर की लेके बना रहे हैं। अभी 3 करोड़ लीटर की मैंने लेके ऑलरेडी पक्की बना दी है। केवल 100 किलोमीटर बारिश होगी ना तो सारी लेके बढ़ जाएगी। इसी तरह से हम पूरी की पूरी लैंडस्केपिंग कर रहे हैं। इसके बारे में थोड़ा सा और एक्सप्लेन कीजिए। देखो, ये हम क्या है कि इसका लंबा विजन लेके चल, आने वाले समय में क्या क्या परिवर्तन होंगे की कल्पना से बाहर है। अब जैसे हमने लाल बाग में 1000 गाड़ी की 4 व्हीलर की पार्किंग रखी थी, आज वो कम पड़ रही। हम इसके अंदर 5000 4 व्हीलर की पार्किंग दे रहे हैं, 5000 गाड़ियों के पार्किंग और उसके बाद में सबसे बड़ी बात है 200 फ्लाइट है, ये टैक्सी जो अभी आने वाली है। और मेरे को ध्यान है 10 साल के बाद में वो 200 ए टैक्सी भी जगह कम पड़ेगी कि ए टैक्सियां लैंड करके उनको पार्क करने के लिए जगह 200 गाड़ी का अभी से हम विजन लेके चल रहे हैं। तो आप समझ जाइए हम कितने बड़े विजन को लेकर के और कितनी बड़ी भविष्य की कल्पना को करके लेकर के ये चीज चल रहा है। हमारा जो क्षेत्र है बहुत छोटा क्षेत्र है, वहां पे आपने लाल बाग बनाया, तब भी आप बोल रहे थे, लोग ऐसा बोल रहे कि चलेगा नहीं चलेगा। अब मेरे दिमाग में भी ये प्रश्न तो आ रहा है कि 3000 रूम का रिसोर्स चल जाएगा यहाँ पे? बिल्कुल चलेगा। मैं तो कह रहा हूँ एक शादी की 10 बुकिंग आएगी, हम 9 को मना करेंगे और 1 लेंगे। हमारे जो नाकोड़ा रोड पे जो जितने भी रिसोर्ट है, आप ये समझ लो 30 लाख लेके 60 लाख 70 लाख में जो शादी हो रही है, वही शादी आपकी अहमदाबाद में कर लो, सूरत में कर दो, 2 करोड़ से पहले। जो 2 करोड़ वाली शादी जो 60 लाख में हो रही है, तभी तो जाकर के पूरा अहमदाबाद आ रहा है, तभी तो जाके सूरत आ रहा है। तो इसी तरीके से जो ये रिसोर्ट है, हमने सारा एनालिसिस किया है। हिंदुस्तान के अंदर 35 प्रॉपर्टी ऐसी है जहाँ पे 5 करोड़ से लेकर 8 करोड़ तक की शादियां होती है। जो 5 करोड़ से लेकर के 8 करोड़ की जो शादियां होती है, वही 8 करोड़ की शादी उससे भी बेटर हम 2.5-3 करोड़ तक निपटा देंगे। तो उसको लगेगा कि रुपए का माल 35 पैसे में मिल रहा है। तो जो आदमी एक बार आकर के वहां देख लेगा सीधे यार जो 8 करोड़ खर्च करे वो गलत करे, वो इससे 2.5-3 करोड़ की शादी हो। हमारे को पूरा कॉन्फिडेंस है, हम जो विजन लेके चल रहे हैं हर तरीके से लेके चल रहे हैं। छोटे बहुत बड़ी बात होगी, पर मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ तो सुरेंद्र जी 7 साल बाद में आप आओगे, मेरे को पूछोगे तो मैं बताऊंगा इसके अंदर बेल्जियम की शादी चल रही है, इसमें रशिया की चल रही है, इसमें जापान वालों की चल रही है। इतना कॉन्फिडेंस लेके चलते हैं, इसीलिए जो यदि आपका मनोबल मजबूत है कोई भी चीज असंभव नहीं। नरेश जी, यानी विदेशी लोग यहाँ पे शादियां देखने आएंगे?
एक्चुअल में क्या है कि विदेशी लोग हैं, आजकल इतनी वेबसाइट है, इतने लोग हैं, हम कई बार सुनते हैं लोग पैसे दे करके यहाँ शादियां देखने के लिए आते हैं। हाँ, ये तो है। हालांकि जो भारत की शादियों की जो संस्कृति है, जो यहाँ का कल्चर है, वो विदेशों में नहीं है। अपने वाले भी एनआरआई इतने चले गए, सब आने की इच्छा तो सबको है, पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है यहाँ पे रिसोर्ट इतने महंगे हो गए, 7-7 करोड़ 8-8 करोड़ में शादियां होती है, हर एक का पॉकेट अलाउ नहीं करते। आज 2.5-3 करोड़ की शादी होगी, 2 पक्ष होंगे, 1.5 करोड़ होंगे, तो हर व्यक्ति के बजट में आ जाएगा। तो विदेशी लोग लाइन से आने के लिए तैयार है, और वो जो 35 बहुत महंगी है। हम उनको लोगों को अफोर्डेबल 5 स्टार शादी अफोर्ड कैसे हो सके। और सबसे बड़ी बात है, 5 स्टार में आप 5,000 दे दो, 7,000 दे दो प्लेट का, खाना आप नहीं खा सकते। और जो अपना राजस्थान का मारवाड़ का जो फूड है, पाली बलोत्रा जोधपुर, ये इस खाने का तो कोई मुकाबला नहीं है। तो लोग आएंगे, हर तरीके से यहाँ पे सेटिस्फेक्शन होंगे। मैं तो पूरा श्योर हूँ कि इतने लोग लाइन से आएंगे। और उसके साथ साथ में हमारे ये ध्येय है कि वो लोग भी आए, मल्होत्रा की कपड़ा इंडस्ट्रीज के साथ में एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री यहाँ पे डेवलप हुए, 50-100 यहाँ पे रिसोर्ट बने, हजारों लोगों को रोजगार मिले। मैं कहता हूँ सुरेंद्र जी, आप जसोल से इधर आए थे, वापस प्लान करके लोग वहां आएंगे, इतना बिजनेस वहां हो जाएगा, इतनी रिफाइनरी के बायो प्रोडक्ट भी आ रहे हैं, उतनी इंडस्ट्रीज आ जाएगी कि जितने लोग यहाँ से प्लान करके बाहर गए हैं अपने रोजगार के लिए, वो वापस रोजगार के लिए आवे और वापस जन्मभूमि से जुड़े। यही हमारा उद्देश्य और ध्येय है। नरेश जी, मेरे एक मित्र अनिल जी मंडोत ने मेरे को एक जानकारी बताई कि पाटौदी प्रतिष्ठा जो अभी संपन्न हुई, उसमें भी आपकी काफी सारी महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी, क्योंकि नरेश जी के पीछे पाटौदी लगता है, जैसे हमारे जसवंत सिंह जी के पीछे जसौल लगता है। पाटौदी के बारे में भी कुछ बात मैं आपसे सुनना चाहूंगा। सुरेंद्र जी, अभी जनवरी में हमारे पाटौदी प्रतिष्ठा हुई थी, तो पिछले 12 साल से हमारे वहां मंदिर का काम रुका हुआ था, और 12 साल पहले बन गया था, और 10-15% काम बाकी था, उसके लिए प्रतिष्ठा भी बाकी थी। गुरुदेव कीर्ति चंद्र जी यहाँ पे आते थे, और उसके लिए सभी लोगों को कहते थे। एक्चुअली में मैं इसमें कभी भाग लिया नहीं, और न मैं कभी जाता था। तो गांव वाले लोग कहते थे, बलोत्रा वाले का आपका पाटौदी मंदिर अधूरा पड़ा, पाटौदी मंदिर अधूरा पड़ा, तो आप इसमें इंटरेस्ट क्यों नहीं लेते। मैंने कहा बाकी सब लोग हैं, मैं कभी जाता नहीं। तो आप वहां के जन्मे हुए हैं, आपका जवाबदारी, आपको जाना चाहिए। तो फिर मैंने 2-4 लोगों ट्रस्टियों से पूछा कि भाई इसमें क्या क्या मैटर है, क्या क्या प्रॉब्लम है, यदि आपको कोई एतराज नहीं हो तो ये मेरे को मैटर हाथ में दे दो, मैं आपका पूरा कर देता हूँ। उन्होंने कहा हमारे को और क्या चाहिए। तो उन लोगों ने समाज की मीटिंग बुलाई, मीटिंग बुला करके एक लिखित में सारा पेश किया कि आज से इस मंदिर को पूरा करने और प्रतिष्ठा कराने की सारी जवाबदारी नरेश कुमार रूपसिंह जी को दी जाती है। जो भी आप कहोगे हम सहयोग देंगे, बाकी हम इसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे। ये देखो, ये दादा गुरुदेव का प्रताप है, मैं मेरा तो इसके अंदर कोई योग नहीं मानता हूँ। सुरेंद्र जी, आपको बताता हूँ, 1 महीने के अंदर उस मंदिर को पूरा करके, और इतनी प्रभु प्रतिष्ठा हुई, जो व्यक्ति 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए लोन देने के लिए तैयार नहीं था, वो आगे बढ़ करके 25 लाख 50-50 लाख की बोलियां बना दी, मतलब दे दी, और एक भव्य प्रतिष्ठा होगी। इसके अंदर एक चीज मैंने देखी, यदि कोई व्यक्ति बिना स्वार्थ निस्वार्थ से यदि उसके अंदर जाता है, और यदि कोई हाथ में लेता है, तो लोग उसके साथ में जुड़ जाते हैं। और यदि आपका मन साफ नहीं है तो लोग आपके साथ में नहीं जुड़ते। यदि मन साफ हो तो लोग जो 12 सालों से काम अधूरा पड़ा था, पूरा हो गया, सबका सहयोग मिला। मुझे बहुत खुशी है कि ये काम भी मैं भी मेरा कुछ हस्तक्षेप रहा। नरेश जी, मैं कुछ आपकी बचपन की यादों के बारे में जानना चाहूंगा कि व्यापार से पहले की आपकी जो स्टडी कहाँ पे हुई, और कहाँ पे आपका रहना हुआ, कहाँ पे आपकी कॉलेज हुई? मैं 8वीं तक तो हमारे गांव पाटौदी में पढ़े थे। 8वीं के बाद में हमारे स्कूल नहीं थी, तो उसके बाद में मैं 9, 10, 11 मेरे मासी है पसवदरा, जो मेरे मासी के लड़के हैं राजेंद्र जी लुक्कड़, उनके साथ में मेरे 3 साल तक वहां मासी के घर रहने का काम पड़ा। मैं और राजेंद्र जी लुक्कड़, समझो 3 साल तक एक ही बेड पे सोए हैं, और आपस में हमारी स्टार्टिंग से घनिष्ठता थी। उसके बाद में फिर मैं कॉलेज के लिए जोधपुर चला गया, और कॉलेज करने के बाद में फिर मैं बालोतरा। नरेश जी, जिस स्पीड से आप प्रोजेक्ट के ऊपर प्रोजेक्ट ला रहे हैं, वगैरह ला रहे हैं, काफी मैं देख रहा हूं कि आपकी यात्राएं अविरत चालू है। कभी आप कहीं होते हैं, कभी कहीं होते हैं, क्योंकि आपसे मेरी बातचीत होती रहती है, तो मैं देखता हूँ परिवार को समय दे पाते कि नहीं दे पाते। परिवार में सारा काम क्या है कि मैनेजमेंट से होता है। अभी जैसे 7-8 प्रोजेक्ट चल रहे हैं, पर फिर भी मेरा मैनेजमेंट इस तरह का है कि मैं एनी टाइम फ्री हूँ। अभी आप क्या 20 दिन के लिए घूमने के लिए चलो, तो मेरे को एक भी फोन की घंटी नहीं बजेगी, और सारा मैं चला जाता हूँ। फिर भी देखो, इतना कुछ काम करते हैं, परिवार वाले मिसेज वगैरह परेशान तो रहते ही है। वो हमेशा कहते हैं मेरे को कि आप क्यों कर रहे हो इतना। मैं उनको एक ही जवाब देता हूँ कि आदमी करेगा तो भी मरेगा, और नहीं करेगा तो भी मरेगा। जब बढ़ना ही है
तो कुछ करके मरो। एक्चुअल में क्या होता है, किसी व्यक्ति के पास में कोई हुनर होता है ना, तो उस हुनर को दबाना नहीं चाहिए, उसको हुनर को आगे लाना चाहिए। मैं तो ये चीज भी कहता हूँ कि आपको साल के 10 लाख कमाने के अंदर जो जितनी मेहनत होती है, उससे 10% कम मेहनत में आप साल के करोड़ रुपए कमा लेते हो, और उससे भी 10% कम मेहनत में आप साल के 10 करोड़ कमा लेते हो, और उससे भी 10% कम मेहनत में आप साल के 10 करोड़ कमा लेते हो। मतलब 100 करोड़ कमाने की काम आती है, तब आप बिल्कुल ही घर जाकर के बैठ जाते हो कि बहुत हो गया। तो फिर ये आपने ये प्लेटफॉर्म क्यों बनाया? जब आपने अहमदाबाद से बॉम्बे तक का बुलेट ट्रेन का ये चिन्ह तो बना दिए, और जब बुलेट ट्रेन दौड़ाने का काम आया कि नहीं अब नहीं दौड़ानी है, तो फिर आदमी को लगातार मेहनत करते रहना चाहिए। मेरा तो कहना यह है कि मेहनत इतनी करो कि कमर ही टूट जाए। आपके हिसाब से मैं यदि कुछ भी नहीं करूं, घर बैठा रहूं, तो मेरे को कोई तकलीफ नहीं है। मैं फिर भी आपकी जानकारी ये बता रहा हूं, मैं सुबह 8 से लेकर रात को 8 बजे तक कंप्लीट साइड पे रहता हूं। मेरा टिफिन भी वहीं पे आता है, और रोज के 10 से 12 हजार स्टेप मेरे रोज के खड़े खड़े होते हैं। मैं तो सबसे यही कहना चाहता हूँ, खूब मेहनत करो। मेरे को दुख किस बात का होता है, हमारे जो नई जनरेशन आ रही है, सुबह 11 बजे ऑफिस जाती है, 1 बजे घर आ जाती है, वापिस 4 बजे जाती है। आजकल वो जो फिजिकल वर्क है, जो मेहनत का वर्क है, वो कर नहीं रही है। उससे अपना समाज धीरे धीरे पीछे जा रहा है। आज मल्होत्रा इंडस्ट्रीज को भी देख लो, कपड़े की इंडस्ट्रीज में अदर समाज के लोग, जो केवल एक अपने समाज के लोगों का जो प्रभुत्व था, आज माली है, मुसलमान है, जाट है, सारे लोग उस अंदर आ गए, अपने धीरे धीरे लोग पीछे हट गए। उसके पीछे एक ही रीजन है, अपने मेहनत छोड़। अपन मेहनत कर ही नहीं रहे, 11 बजे जा रहे हैं, 1 बजे आ रहे हैं। मेहनत तो इतनी करनी चाहिए कि कमर टूट जाए। नरेश जी, और कौन सी सामाजिक योजनाएं आपके दिमाग में है जिसको आप इम्प्लीमेंट करने का मन के अंदर संजो के रखे हुए हैं? इस समाज में इम्प्लीमेंट तो क्या है, अपने पास जितनी ताकत है उतना करते जाओ। सबसे बड़ा मेरा तो विजन एक ही है, अभी मल्होत्रा जसोल नाकोड़ा को पूरे विश्व पटल पे लाना है, शादियों के डेस्टिनेशन वेडिंग बनाए। इसीलिए एक ही धुन दिन रात इसके अंदर लगी रहती है। ये इंडस्ट्रीज तो बढ़ी रही है, उसके बाद में जो भी सामाजिक समरसता के काम है, जो भी होंगे, जितनी कोशिश होगी हम करेंगे। पर अभी मेरा उद्देश्य यही है कि इसको एक पूरा इंडस्ट्रीज का हब बनावे। जितने ज्यादा रिसोर्ट बनेंगे, उतनी ज्यादा मार्केट होगी, उतना ज्यादा लोगों का प्रॉफिट बढ़ेगा। आप हमारे शिवांशीमालानी.com में लाइव में भी पधारे थे, आप हमारे स्टूडियो में हमारे निवेदन पर सूरत पधारे, इसके लिए हम आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। एक्चुअली में पूछा जाए, यदि मेरी राय में पूछा जाए, तो जो आप काम कर रहे हो उसके सामने हम कोई काम नहीं कर रहे। वास्तव में ये तो काम इतना है, लोगों को लोगों के सामने लाना। अब जब कोविड के अंदर आपने जो ये लाया था, उसके अंदर हमें इतने लोगों को पहली बार देखा था कि अपने शिवांशी मालानी के लोग कहाँ तक पहुंचे हुए हैं, किस किस पोस्ट पे, अपने तो ध्यान ही नहीं, अपना दायरा ही बात। तो सब एक एक हस्ती आपने लाई, एक एक व्यक्ति को लाया। तो एक्चुअल में इसको लाने से सबसे बड़ा मोल ये होता है कि अपनी जो नई जनरेशन आ रही है, उनको अपने लोगों की सक्सेस स्टोरी बताओ कि वो कहाँ से कहाँ तक कैसे पहुंचे। उससे लोगों को मोटिवेशन होता है। और अपनी युवा पीढ़ी को जो मोटिवेशन देने का काम, आप कितनी भी पढ़ाई करा के उसको तैयार नहीं कर सकते, उसकी भावना को सेंस नहीं कर सकते। और एक किसी की सक्सेस स्टोरी बता करके जो आप मोटिवेशन देते हैं, वास्तव में तारीफ काबिल है। इसकी जितनी तारीफ कम की जाए, और इस यात्रा को आप निरंतर चालू रखो, और एक से एक बढ़िया लोगों को समाज के सामने लाओ, कि समाज के बच्चे, समाज के लोग देख सके कि अपने लोग कहाँ तक, पूरे भारतवर्ष में, पूरे विश्व में कहाँ तक पहुंचे। कोई भी सदैव होती है कहीं भी, वो देखते ही एक विश्वसनीय चीज है, शिवांशी मालानी पे आ गया, फलाने की सगाई होगी, फलाने की शादी होगी, ये मतलब हो गया। तो पूरे समाज, ऑल हिंदुस्तान में, वर्ल्ड में कोई भी व्यक्ति रहता है, वो शिवांशीमालानी.com से जुड़ा हुआ रहता है। और एक तरह से संगठित हो गया, सबको पता लग जाता है आज कौन सी सगाई हुई है, कौन सा मरतम हुआ, कौन सी खुश उस पद पे पहुंचा है। तो जिस तरह से आपने सबको जोड़ने का, और एक शिवांशी मालानी जो एक बिखरी हुई थी, उस बिखरे हुए को एक प्लेटफॉर्म पे लाने का काम किया, वास्तव में उसकी जितनी तारीफ की जाए कम। बहुत बहुत धन्यवाद नरेश जी। आज का पॉडकास्ट हम यहाँ पे ही समाप्त करते हैं, और फिर मिलेंगे हम नए पॉडकास्ट में एक हमारे ऐसे ही विशिष्ट मेहमान के साथ, उनकी एक साहसिक यात्रा के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।